हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस समय जो माहौल बना हुआ है कोरोना से बचने के लिए, तो आपको मेरा एक संदेश है आप सभी स्टूडेंट्स को कि आप जहां भी हैं, अभी अपने घर पे हैं, तो आप बिल्कुल अपनी स्टडी में ध्यान दें और बाहर निकलने से बचें। आज जब मैं वीडियो जो बना रहा हूँ आज 22 मार्च को, और ये वीडियो उस समय है जब जनता कर्फ्यू का प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको आह्वान किया है। तो आपको घर पर ही रहना है और शाम को 5 बजे जितने भी जो हमारे जो जवान हैं, जो पैरामेडिकल में लगे हुए हैं, जो पुलिस के जवान हैं, उन लोगों के लिए एक बार ताली बजाकर, घंटी बजाकर, या जैसे भी जो भी हमारे पास थाली वगैरह जो भी है उनको बजा के उनको आभार व्यक्त करें। ठीक है। और अब जो अगला टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं कि अगला जो टॉपिक था हमारा चैप्टर नंबर 15 का PLSQL के बारे में, और ये चैप्टर का अब सेकंड लास्ट पॉइंट है। उसके बाद में एक और चैप्टर लेंगे ट्रिगर। तो अभी इस वीडियो के बारे में बता देता हूं मैं। आपके पास बुक है तो आप मिलान कर सकते हैं। पेज नंबर 274, पेज नंबर 274 पर ये दिया हुआ है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए जब PLSQL का जब पहला वीडियो बनाया गया था तो उस समय मैंने बताया था कि आपको जो PLSQL उसके 3 भाग होते हैं। याद है आपको? तो पहले जो 3 भाग थे वो कौन कौन से थे? डिक्लेरेशन भाग, एग्जीक्यूशन भाग और एक्सेप्शन भाग। तो अब जो हम जो आ रहे हैं वो तीसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं, एक्सेप्शन भाग। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, एरर। देखो, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई एरर आने की संभावनाएं रहती हैं। तो जो भी एरर आती है या त्रुटि आती है उनके बारे में यूजर को संदेश दिया जाए, मैसेज दिया जाए कि वो जो एरर आई है, वो जो मैसेज आया है वो क्यों आया है और किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाएगा। हैंडल करने का मतलब ये है कि उस एरर को रिमूव करने का तरीका बताया जाता है कि उस एरर को कैसे हटाया जाए। तो इसके बारे में, उसके बारे में बताया जाता है। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं PLSQL के जो भी एक्सेप्शन आते हैं उसको हैंडल करने के तरीके। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा। बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप बुक में चैप्टर नंबर जो आपका 274 है उस पर स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले है एक्सेप्शन हैंडलिंग। हैंडलिंग का मीन्स, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, एरर, और हैंडलिंग का मीन्स होता है जो भी एरर आई है उसको हैंडल करना, मतलब उसको संभालना कि वो एरर रिमूव कैसे दी। तो जो भी प्रोग्राम या जो कोड होता है उसकी जांच का संदेश प्रदर्शित करना, कि जब एरर को जांच किया जाएगा, कि जब आपने एक एक करके आपने प्रोग्राम का कोड किया, जब भी PLSQL में जो एरर लिखी जाती है, तो जब उसका जो एरर आती है, जो भी संदेश आता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए जो भी संदेश आता है, मतलब मैसेज, कि ये बताया जाए कि ये एरर क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि कोई एरर आ गई, मान लो कि आप किसी का कैलकुलेशन करना चाहते हो, या फॉर एग्जाम्पल कहें कि आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हो, लेकिन मोबाइल नंबर जैसे 10 डिजिट का होता है, लेकिन अगर आपने 9 डिजिट ही डाले तो ये एक एरर है। या आप कोई वैल्यू ढूंढना चाहते हो, वो वैल्यू मिल नहीं रही है, तो भी एक एरर है। तो इस तरह से एरर जो आती है उसको हैंडल करना। तो सबसे पहले तो आप समझे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, इस तरह के छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। 1 नंबर का या 2 नंबर का, 3 नंबर का भी आने का चांस नहीं, इतना टॉपिक 3 नंबर का भी आ सकता है, बाकी चांस कम है। तो प्रोग्राम या कोड की जांच का संदेश प्रदर्शित करना, कि जो भी प्रोग्राम आपने बनाया उसमें संदेश क्या है। उसके बाद में है टाइप, इसके 3 भाग हैं। जो भी एक्सेप्शन आएगी उसके 3 भाग कौन कौन से? टाइप ऑफ एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन का प्रकार कौन सा है, कि कौन से प्रकार की एक्सेप्शन है। पहले तो ये देखना है कि कौन से प्रकार की, क्योंकि 3 प्रकार की एक्सेप्शन होती है, वो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। इधर नेम्ड, अननेम्ड और यूजर डिफाइंड। तो उसके बारे में पहले देख लेंगे टाइप ऑफ एक्सेप्शन कौन सा होगा। दूसरा हम देखेंगे एन एरर कोड, कि जो एरर आ रही है उसका कोड क्या है, मतलब उसके लिए क्या मैसेज आप प्रदर्शित करना चाहते हो। और ए मैसेज का मतलब है कि जो मैसेज आप देना चाहते हो। देखो, तीनों का अर्थ है कि कोड जो लिखा जाएगा उसका कोई ना कोई एक नंबर डाल दिया जाता है, जैसे वेबसाइट पे डाला जाता है ना 404, मान लो वेबसाइट नहीं चल रही है तो ए मैसेज की संदेश क्या है, जैसे आप यूजर को क्या दिखाना चाहते हैं। अगर कोई एरर आ भी गई है तो आप यूजर को क्या बताना चाहते हैं, उसके बारे में मैसेज होता है। अब इसका जो सिंटैक्स है उसके बारे में बात करें, आपके पास बुक है तो उसमें से आप देख सकते हैं कि पहले आता है डिक्लेयर भाग। ये पहले भी हम देख चुके हैं, जो आपने जो फर्स्ट वीडियोस जो देखे थे PLSQL के बारे में, उसमें भी ये दिए हुए थे। तो पहले आता है डिक्लेयर, फिर होता है उसका डिक्लेरेशन पार्ट, फिर आता है बिगिन रिजर्व कीवर्ड जिससे स्टार्टिंग होती है, और उसके बाद एक्सेप्शन पार्ट, और फिर एक्सेप्शन पार्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट को ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट एक ही आए, स्टेटमेंट एक से अधिक भी हो सकते हैं, और कंडीशन के अकॉर्डिंग
जैसे जैसे कंडीशन आगे बढ़ती जाए कि अगर ये वाली कंडीशन सही नहीं है तो ये मैसेज आ जाए, अगर ये वाली कंडीशन ये सही नहीं है तो दूसरा मैसेज आ जाए। तो इस तरह से आपको एक एक करके संदेश को प्रदर्शित करना होता है। आप बुक में देख सकते हैं कि जो भी कोड दिया हुआ है उसमें व्हेन अदर्स का यूज किया गया है कि अगर आप एक एक करके आप देखे जाएं कि एक्सेप्शन 1 को करें, अगर ये एरर है तो दूसरा मैसेज क्या दे, अगर दूसरे टाइप की एरर आ रही है तो मैसेज क्या दे, और अगर तीसरे टाइप की मैसेज मतलब प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है तो संदेश क्या दे। तो आपको एक एक करके ये चेक करना होता है और लास्ट में एंड रिजर्व कीवर्ड से इसको समाप्त करना है। ये सिंटैक्स अब आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि बार बार हम कई बार इस चीज को पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखें। उसके बाद में जो अपना आता है कि PL/SQL में इसका यूज किस तरह से करना है। तो देखो सिंटैक्स के बारे में देखने के बाद हम जो इंपोर्टेंट जो बात है उस पर आते हैं कि जब हमने यह देखा कि टाइप ऑफ एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन का प्रकार क्या होता है, तो नेम्ड सिस्टम एक्सेप्शन पहला तो होता है जिसमें नेम्ड सिस्टम जिसका कि नाम होता है। अब नाम कैसे कि देखो ये वाले होते हैं जो पूर्व वर्णित होते हैं। PL/SQL ओरेकल कंपनी द्वारा बनाया गया, ये आपको जो फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बता दिया था कि ओरेकल द्वारा इसके बारे में पहले ही बता दिया गया है कि इस प्रकार की अगर एरर आती है या मैसेज मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका मीन क्या है, मतलब यूजर के लिए उसका अर्थ क्या है। तो इस तरह की एरर बार बार आती है क्योंकि ये तो एक छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लो कि मैसेज नहीं मिल रहा है, कोई डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इस तरह की जो एरर वो बार बार आती है। तो इंपोर्टेंट वर्ड क्या हुआ, पूर्व वर्णित, पहले से ओरेकल कंपनी द्वारा बताई हुई है। दूसरा है बार बार आती है, मतलब रिपीटेशन होता है, सबसे ज्यादा आने वाली एरर्स होती है। नो डेटा फाउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि मान लो कोई डेटा जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो वैल्यू नहीं मिल रही है तो नो डेटा फाउंड आएगा। और अंतर्निहित होते हैं, मतलब कि इंटरनल होते हैं। अंतर्निहित का मतलब है कि जो भी आंतरिक होते हैं, आंतरिक रूप से आते हैं, मतलब कि ये तो सॉफ्टवेयर का पार्ट है तो ये तो आना ही आना है क्योंकि सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि ये अलग से बनाया गया है। अभी उसके मेन में थोड़ा सा समझा दूं आपको। देखो अंतर्निहित और बाह्यनिहित का मतलब क्या है, जो कि ओरेकल द्वारा पहले से बनाए हुए हैं वो तो है अंतर्निहित, और जो यूजर खुद क्रिएट करेगा वो हम आगे देखने वाले हैं, जो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे, जो यूजर खुद क्रिएट करता है वो होता है बाह्यनिहित, मतलब कि बाहर से बनाए हुए। तो दूसरा आता है अननेम्ड सिस्टम एक्सेप्शन। अननेम्ड सिस्टम एक्सेप्शन, इसमें क्या होता है कि एक तो ये नियमित रूप से नहीं आते हैं, दूसरी बात इनके साथ एक संदेश के साथ ही प्रदर्शित होता है कि जो मैसेज आया है वो क्या है, जो एरर आई है वो क्या है, उस संदेश के साथ इसको प्रदर्शित किया जाता है। व्हेन अदर्स का इसमें यूज किया जाता है। व्हेन अदर्स कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये कब ये सिचुएशन आएगी, तो इसके बारे में बताया जा सकता है। आप पेज नंबर देख सकते हैं कि नेम सिस्टम में पेज नंबर 276 पे दिया हुआ था। और उसके बाद नेम सिस्टम जो है ये घोषित नहीं होते हैं, बाह्य रूप से नेम सिस्टम नियमित रूप से नहीं आते हैं, और रूटीन में मतलब कि कोड को कोई भी एक नया नाम दिया जा सकता है, जो भी आप नाम देना चाहते हो, क्योंकि इनका कोई नाम नहीं होता है। अगर कोई एरर आ रही है तो आप उसको कोई नाम देना चाहते हैं। नाम देने का मतलब है कि जैसे मान लो कि वैल्यू नहीं मिल रही है तो आपने एक एरर दी नो डेटा फाउंड, ये तो पहले से डिफाइंड थी। मान लो कि वैल्यू में कोई गुणा भाग में एरर है, या कोई वैल्यू में आपने गलत तरीके से वैल्यू इनपुट कर दी, या जैसे किसी का नाम है और आपने नाम डिसाइड कर रखा है कि जो नाम है वो केवल 5 अक्षरों का ही आ सकता है, लेकिन अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोड को एक नया नाम दिया जा सकता है कि मोर देन 5 कैरेक्टर्स, इस तरह से ये भी एक नाम दे दिया ना हमने। और ये अंतर नहीं, क्योंकि इनका भी ये भी पहले से बने हुए हैं, क्योंकि हमको जो दिए हुए हैं ना उन्हीं में से हमको लेना होता है। और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड जो होता है ये व्यावसायिक नियम के आधारित होती है। व्यावसायिक नियम का मतलब हो गया कि जब भी आप बना रहे, मतलब ओरेकल ने नहीं बनाया, कि यूजर जो खुद अपनी इच्छा से जो बनाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप ये बना सकते हैं। और ये बाह्य निहित होते हैं, मतलब कि ओरेकल कंपनी ने नहीं बनाए हैं। ये वाले जो संदेश होते हैं ये आप खुद इनको एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। ये बाहरी रूप से बने हुए हैं, मतलब इनकी डेफिनेशन जो होती है वो खुद प्रोग्रामर को लिखनी होती है। जब हम खुद प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हम प्रोग्रामर हो गए। जो कोई भी एरर जो आएगी उसकी जो डेफिनेशन होगी वो हमको खुद को लिखनी होती है, वो स्वयं को लिखनी होती है। तो इस तरह से आपको ये एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट पूरा हो गया है।
तो एक बार मैं वापस से इसका एक बार वापस से रिवाइज करता हूँ शॉर्ट में, ध्यान रखें। 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का आने का चांस कम है क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि 3 नंबर का दिया जाए। 2 नंबर तक का क्वेश्चन इसका आने की संभावना ज्यादा बनती है। और कैसे बनती है ध्यान से सुने कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की परिभाषा क्या है वो आप यानी लिख दी है। दूसरा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के पार्ट क्या क्या है, तो वो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, टाइप ऑफ एक्सेप्शन एंड एरर कोड और मैसेज। सिंटैक्स आ सकता है तो सिंटैक्स के बारे में, और जो जरूरी है वो है कि नेम्ड सिस्टम एक्सेप्शन, जो 3 प्रकार होते हैं, नेम्ड सिस्टम एक्सेप्शन, अननेम्ड सिस्टम एक्सेप्शन और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ये इसके 3 पार्ट हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है ट्रिगर्स, ट्रिगर के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता है कि जो ट्रिगर के बाद में जो भी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊं ये किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। और इसके अलावा वैसे मैं जो रूटीन से लूंगा वो मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपके जो मॉडल पेपर्स थे और उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपको बुक में नहीं मिल रहे थे, बुक के पीछे की तरफ दिए हुए थे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि बुक के पीछे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, सुने ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार जरूर से लिख के ट्राई करें, क्योंकि जो 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक के क्वेश्चन, जो 13 क्वेश्चन आते हैं, 13 क्वेश्चन, ये आपके उसी में से आ सकते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते नहीं है, हम छोड़ देते हैं उनको, और ये सोच के छोड़ देते हैं क्योंकि 1 से लेकर जो अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है उन्हीं में से आने की संभावना है। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें से पिछले जो पेपर्स थे उनमें कई बार उन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको जरूर पढ़ें। इनके अलावा जो चैप्टर समाप्त होने पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हर चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, उन बिंदुओं को जरूर से एक बार लिख लिख कर याद करें। आप ऐसे बुक को सामने रख के बैठे हैं, ऐसा तरीके से याद नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं क्लास में पहले बता चुका हूं कि ऐसे याद नहीं होगा। आप जो भी आप लिख रहे हैं उसके पॉइंट बनाए, छोटे पॉइंट बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बनाया आपके लिए कि अगर मैं एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं तो मैंने एक बोर्ड पर, क्योंकि मैंने टाइम बचाने के लिए इस तरह से लिख के रखा है कि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, और जब मैं लिखूंगा तो उससे आपकी थोड़ी राइटिंग वगैरह का भी इश्यू पड़ता है, तो मैंने पहले से लिख दिया है। अब जिस तरह से मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात की कि अगर मुझे हिंट के रूप में जो भी मिलता है तो उसको आप एक्सप्लेन कर पाए। तो स्टूडेंट 2 बातें मैंने जो जरूर ध्यान से बताई है कि एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनको आप जरूर ध्यान से देखें, और जो चैप्टर समाप्त होने के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे ध्यान से देखें। तो अगले जो वीडियो है उसके लिए हमारा इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही डालने वाला हूं ट्रिगर का, और उसके बाद मॉडल पेपर सोल्व करवाएंगे। आपको हमारे जो वीडियो है वो कैसे लगे इसके बारे में मुझे जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और स्वस्थ रहें। थैंक यू।